हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, आज हम अक्टूबर के सेकंड वीक के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हालांकि हमने हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेटीएम पर फंड ट्रांसफर का निपटान उसी दिन कराने की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 2020। तो गाइस, हमें ये पता होना चाहिए कि फंड ट्रांसफर क्या होता है। तो हमने फंड ट्रांसफर की डेफिनेशन आपके लिए यहाँ लिख दी है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अर्थात एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के जरिए पैसा भेजना। पेटीएम में मेनली प्रॉब्लम पहले आया करती थी कि पर डे पैसा नहीं पहुंच पाता था, टाइम लगता था, डिले होता था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है अब। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ये पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप पर ही उपलब्ध है। नॉर्मल पेटीएम जो है या नॉर्मल पेटीएम यूजर जो हैं उनके लिए नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जियो की डाउनलोड स्पीड सबसे तेज, ट्राई द्वारा ये आंकड़े कब सामने लाए गए थे? इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर 2020। टेलीकॉम नियामक ट्राई के मुताबिक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में 19.3 Mbps डाउनलोड स्पीड के साथ जियो नेटवर्क सबसे आगे है। उसके बाद आइडिया सेलुलर की डाउनलोड स्पीड सबसे तेज बताई गई, लेकिन वहीं अपलोड के मामले में वोडाफोन सबसे आगे बताया गया था। ये आंकड़े जो हैं वो 10 अक्टूबर 2020 के हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना संकट के चलते आर्थिक तंगी में विमान में भोजन का प्रस्ताव फ्लाइट्स टू नोवेयर किस एयरलाइंस ने रखा है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर एयरलाइंस। कोरोना के चलते विमान सेवाएं बंद हैं, इसलिए आर्थिक तंगी से बचने के लिए रास्ता निकाला गया था। सिंगापुर एयरलाइंस ने 24 और 25 अक्टूबर को सबसे बड़े विमान एयरबस A380 में बैठकर खाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें एक टिकट की कीमत $470 थी, यानी 35,000 रुपए। दिल्ली ये कीमत इतनी थी कि आप दिल्ली से दुबई 2 बार आ जा सकते हैं। ये प्रस्ताव इतना दिलचस्प था कि आधे घंटे के अंदर 900 टिकट बिक गई थी। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने अपने डबल डेकर विमान को आधा खाली रखा था। ये मुद्दा काफी ट्रेंड में रहा था, काफी चर्चाओं में रहा था। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, CPCB की फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है इसका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आगे जानते हैं कि CPCB है क्या, ये कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन के केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB को स्थापित किया गया था। स्थापना के बाद CPCB देश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया है कि उसने फ्लिपकार्ट और पतंजलि में पेय का परिचालन बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। CPCB ने कहा है कि वह उसके तहत पंजीकृत नहीं है और उन्होंने उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। तो चलिए आगे जानते हैं कि ये NGT क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानून अधिकार को लागू करने, क्षति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति सहित वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। तो ये वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हरियाणा को यह पुरस्कार पशुपालन के क्षेत्र में और किसानों की अर्थव्यवस्था के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार की नीतिगत पहल के लिए दिया गया है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री JP दलाल ने बताया है कि गाय और भैंसों के लिए संयुक्त HSFMD के टीके का प्रयोग करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। पशु का ध्यान नामक मोबाइल ऐप में करीबन 12 लाख बड़े पशुओं का फोटो सहित पूरा विवरण लिया गया है। इसका उपयोग पशुपालन को उनके घर द्वार पर बड़ी संख्या में सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 में IPL द्वारा आधा सत्र पूरा होने के बाद
शुरू हुई मिड डे सीजन ट्रांसफर विंडो कितने दिन तक खोली गई है? तो इसका सही आंसर है 5 दिन। 5 दिन के लिए विंडो खोली गई है। तो अगली टिप्पणी पढ़ते हैं हम कि मिड सीजन ट्रांसफर विंडो का मतलब क्या है। सो मिड सीजन ट्रांसफर विंडो के तहत जिन इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए 2 या उससे कम मैच खेले हैं वह दूसरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल डेब्यू नहीं करने के वाले खिलाड़ियों ने अगर इस सीजन में 5 से कम मैच खेले हैं तो वह भी दूसरे टीमों का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। हालांकि आईपीएल में पहली बार दर्शकों को देखने को मिलेगा, इससे पहले फुटबॉल लीग में देखने को मिलता था। हमारा अगला सवाल है 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध में पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है अरुण खेत्रपाल। उनके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देश की रक्षा में जान न्यौछावर करने वाले वीर योद्धा अरुण खेतपाल को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। अरुण खेतपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 में पुणे में हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को अपनी स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए उन्होंने दुश्मन के 10 टैंक खत्म कर दिए, जबकि इस दौरान वह खुद भी दुश्मनों के निशाने आ गए थे और वह शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 14 अक्टूबर 1964। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति के लिए पुरस्कृत किया गया था। उन्होंने अमेरिका में रंग भेद के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन चलाने के लिए 35 साल की उम्र में सम्मान मिला था। वह महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में गरीब बच्चों के लिए कार्य करने वाले हरीश कोटेचा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है लाइफ टाइम अचीवमेंट। यह पुरस्कार बेसहारा बच्चों व युवाओं के बीच सुरक्षा, आश्रय व उनके बेहतर भविष्य के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। कोटेचा हिंदू चैरिटी ऑफ अमेरिका के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अब तक 11,000 गरीब बच्चों के स्कूल जाने में मदद की है। अगला क्वेश्चन है नवंबर दिसंबर में पराली जलने से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए किस सरकार ने बायोडिकम्पोजर घोल छिड़क पराली से मुक्ति का अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार। तो जानिए ये बायोडिकम्पोजर घोल छिड़क जो पराली से मुक्ति पाने के लिए अभियान शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 13 अक्टूबर 2020 पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए इस घोल को छिड़कने के 20-25 दिन के अंदर सारी पराली खाद में बदल जाएगी और अगली फसल बोने के लिए जमीन तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेला के हिरनरी गांव स्थित खेत में बायोडिकम्पोजर घोल का छिड़काव कर पराली की समस्या से मुक्ति दिलाने का अभियान शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कब से कब तक के लिए लागू हुआ है? तो इसका सही आंसर है 15 मार्च तक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि EPCA क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे GRAP क्या है। NCR को तो पता ही होगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए NCR बोला जाता है। तो पढ़ते हैं EPCA क्या है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई उपाय करता है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1998 में अधिसूचित किया गया था। अब यहाँ पढ़ते हैं कि ग्रेडेंट क्या है। तो क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। यह 2017 में पहली बार लागू हुआ था। यह केवल उस समय आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है जब वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। इस प्रकार इस योजना में औद्योगिक वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकार द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कार्रवाई शामिल। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के चेयरमैन ने कहा है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत दिल्ली NCR में 15 अक्टूबर 2019 से 15 मार्च 2020 डीजल जनरेटर पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ला नीना और एल नीनो क्या है? ला नीना और एल नीनो समुद्री प्रक्रियाएं हैं
ला नीना स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटी बच्ची। ला नीना के तहत समुद्र में पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है। समुद्री पानी पहले से ठंडा होता है लेकिन इसके कारण इसमें ठंडक बढ़ जाती है जिसका असर हवाओं पर पड़ता है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ है ईशु शिशु। वही एल नीनो में समुद्र का पानी गर्म होता है और इसके प्रभाव से गर्म हवाएं चलती हैं। दोनों प्रक्रियाओं का असर भारत के मानसून पर पड़ता है। ये न्यूज़ थी हमारी अक्टूबर की। तो अक्टूबर में ऐसा मौसम होता है कि ना तो सर्दी की पता चलती है ना गर्मी की पता चलती है, गर्म हवाएं भी चलती हैं और ठंडी हवाएं भी चलती हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल रोहतांग के बाद अब जोजिला टनल की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 14.2 किलोमीटर। तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो श्रीनगर कारगिल के लेह नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट ऊंचाई पर बनने वाली इस टनल की कुल लंबाई करीब 14.5 किलोमीटर होगी। जोजिला टनल को बनाने में करीब 7,000 करोड़ की लागत आएगी। इंजीनियरों के अनुसार इससे बनने में करीब 5 सालों से अधिक समय लग सकता है। जोजिला टनल के बन जाने से कारगिल तक सड़क संपर्क पूरे साल बहाल हो जाएगा। बर्फबारी के चलते अभी 7 महीने सड़क संपर्क बंद रहता है। इस सुरंग के बनने के बाद जोजिला से गुजरने में लगने वाला वक्त 3.5 घंटे से घटकर सिर्फ 15 मिनट रह जाएगा। जोजिला सुरंग इमरजेंसी लाइटिंग, वेंटिलेशन, मैसेज लाइन, ट्रैफिक लॉगिंग, पावर सप्लाई से जैसी सुविधा से लैस होगी। सुरंग में हर 125 मीटर के बाद इमरजेंसी टेलीफोन व फायर फाइटिंग केबिन की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही सुरंग में पैदल जाने वालों के 250 मीटर पर रेड क्रॉस करने की व्यवस्था होगी। ये सुरंग मौजूदा हाईवे से 400 मीटर नीचे बन रही है। इस सुरंग में यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत न हो उसके लिए कुतुब मीनार से 7 गुना ऊंचाई से पाइप द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन लाई जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर 1905। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया। इन्हें पूर्व व पश्चिम बंगाल नाम दिए गए। इसकी घोषणा जुलाई में ही वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की जा चुकी थी। हालांकि देश भर में विरोध के बाद वर्ष 1911 में यह फैसला वापस लेना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को राष्ट्रीय स्मारक किसने घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है केल्विन कुलीन। तो केल्विन कुलीन के बारे में आगे बढ़ लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अमेरिका के राष्ट्रपति केल्विन कुलीज ने 14 अगस्त 1924 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति अमेरिका के लिए फ्रांसीसी द्वारा दिया गया एक उपहार था, इसलिए इसे स्वतंत्रता के प्रतीक माना जाता है। फ्रांस के लोगों के द्वारा अमेरिकियों को उपहार स्वरूप दिए गए तांबे के स्टैच्यू का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलोदी ने तैयार किया था, जबकि इसका निर्माण गुस्ताव एफिल ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो इसका सही आंसर है 2002 से 2007। तो कुछ बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल्स इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उनका जन्म वर्ष 1931 15 अक्टूबर को रामेश्वरम के धनुषकोडी में हुआ था। डीआरडीओ और इसरो में एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया उन्होंने। उन्हें वर्ष 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 15 मार्च 2006। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में कुछ लाइन से पढ़ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह बनाया गया था। परिषद का मकसद था दुनिया में मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करना और इस दिशा में काम करना। यूएनएचआरसी में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सदस्यों को 5 रीजनल ग्रुप में बांटा गया है। यूएनएचआरसी के अफ्रीकन स्टेट में 13 सदस्य हैं, एशिया पैसिफिक में 13 सदस्य हैं, ईस्टर्न यूरोपीय स्टेट्स में 6 सदस्य हैं, लैटिन
अमेरिकन में, कैरेबियन स्टेट्स में 8-8 सदस्य हैं, जबकि वेस्टर्न यूरोपियन और अन्य स्टेट के लिए 7 सीटें निर्धारित हैं। भारत पाकिस्तान दोनों ही देश एशिया पैसिफिक ग्रुप में हैं। 2021 तक यूएनएचआरसी का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1650 वर्ग किलोमीटर का दायरा कवर करता है। यह क्षेत्र भले ही कजाकिस्तान का है, लेकिन 2050 तक ये जमीन रूस ने लीज पर ले रखी है। बीकानेर कॉसमोड्रोम ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है। रूस की राजधानी मॉस्को से 2100 किलोमीटर दूर कजाकिस्तान के रेगिस्तान में स्थित है। अंतरिक्ष के बारे में हम जो भी जानते हैं उसमें इस स्टेशन का भी अहम योगदान है। 2020 में मशहूर हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी खेल में पीछे छोड़ने वाले फुटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है? ये 2020 में मशहूर हुए हैं, इनका नाम काफी चर्चाओं में रहा। तो यह नेमार। नेमार को मौजूदा समय में विश्व का तीसरा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर माना जाता है। वह विश्व के दूसरे सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर हैं। महान पेले के बाद ब्राजील के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंखों पर पट्टी बांध 49 नारियल तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किन दो लोगों ने बनाया है? तो इसका सही आंसर है पंडित प्रभाकर रेड्डी और बी राकेश। यह रिकॉर्ड 15 सितंबर 2020 में मास्टर और छात्र द्वारा बनाया गया है। आर्ट मास्टर पी प्रभाकर रेड्डी और उनके छात्र बी राकेश ने आंखों पर पट्टी बांधकर 1 मिनट में 49 नारियल फोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोनों ही महान अभिभावकों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है।